हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन एटम कंप्लीट किया। आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स। तो वैसे आप ये चीज़ें 11th क्लास में भी आपने देखी है, फर्स्ट ईयर में भी आपने इनऑर्गेनिक का जो पेपर है वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है पीरियड टेबल पढ़ने से पहले, बट थोड़ा सा इसको और डिटेल इलैबोरेटेड वे में देखते हैं। तो क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। एक बड़ा सेल है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एक बड़ा सेल है, जैसे फर्स्ट सेकंड, जिसको आप छोटी क्लासेस में 11th-12th की 7th-8th की बुक में भी ये दिया हुआ डायग्राम आप बहुत छोटी क्लासेस में भी आजकल आने लग गया है। तो आपने देखा कि इसको इस सेल में जो है, जो इनर मोस्ट सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। फिर इसमें 8, फिर 8, इस तरह के आपने डायग्राम्स लोअर क्लासेस में देखे। वास्तव में ये क्या है जो हमने 1 डायमेंशन बुक 2 डायमेंशन हाइड्रोजन एटम में जो देखा, जो एनर्जी का जो फॉर्मूला देखा, वहाँ जो n आ रहा है वो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। तो जो 4 तरह की क्वांटम संख्या है उसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और ये बताती है कोश को। किसको बताती है? शेल या कोश को बताती है। ठीक है, ये जो कोश है ये क्या होगा? कई किस में बटा होगा? उपकोशों में, उपकोश में, उपकोश या सब सेल में। ये उपकोश कई ऑर्बिटल से मिलके बना है, कई ऑर्बिटल से मिलके बना है। ऑर्बिटल जैसे डी है वो आप देखेंगे अभी, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये व्यवस्था हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो बता रही है कोशों की संख्या को, और इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है बोहर को। बोहर ने ही बताया, बोहर की रेडियस और ये सब चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो जो रेडियस आ रही है उसमें जो NH/2π का सेकेंड जो पोस्टुलेट है बोहर का, वो कहता है कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। वृत्ताकार कक्षाएं में गति करता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो ये वो वृत्ताकार कक्षाएं हैं जहां वो कहता है mvr = NH/2π। दो n है वो है क्वांटाइज नंबर है, एंड दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n का मान जो है क्या हो सकता है? 1 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट तक हो सकता है। बट आज की डेट में अवेलेबल पीरियड टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 118, उनको अरेंज करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने कोशों की आवश्यकता है? 7। तो हमारे लिए n का मान हो गया 1 से 7 अवेलेबल फॉर 118 एलिमेंट्स, है ना। 118 एलिमेंट्स के लिए सफिशिएंट है n की वैल्यू। नाउ ये जो n है कोश, बाद में सोमरफेल्ड ने देखा कि ये जो n है केवल वृत्ताकार कक्षाएं भी नहीं, वहाँ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये जो n है, जो वृत्ताकार कक्षा की बात बोहर कर रहा है, वो उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की एक विशेष अवस्था मात्र है। तो उसमें क्या हो सकता है? एक कोश में कई अरेंजमेंट हो सकते हैं, उपकोश हो सकते हैं। तो सेकंड जो क्वांटम नंबर आता है जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सोमरफेल्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको समझाने की कोशिश की। इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देखें कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, मैं यहाँ एक एक करके लिख रहा हूँ n, और सेकंड क्वांटम नंबर आया हमारा L। L का जो मान है वो n-1 से बड़ा नहीं होगा, L का मान, और न्यूनतम मान L का 0 हो सकता है।
तो आप ऐसे समझें कि अगर n बराबर 1 है पहला, तो n-1 क्या होगा, 0। तो L का संभव मान क्या हुआ, 0। n बराबर 2 है तो L का एक मान 0 हो सकता है और अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1, क्योंकि 2 - 1 1। तो इससे बड़ा नहीं होगा, n-1 से बड़ा, n-1 से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है। L का मान 0 या उससे बड़ा हो सकता है। ये हो गया n इक्वल्स टू अगर 3 है तो L बराबर हो गया 0 1 2। n बराबर 4 है तो L बराबर 0 1 2 3। 5 है तो 4 5 है तो n-1 4। तो ये पॉसिबल क्वांटम नंबर्स हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ये जो क्वांटम नंबर है ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देता है। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कोणीय संवेग निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम जो का फॉर्मूला होगा वो होगा L × L+1 का रूट h/2π। तो वो हमें जानकारी देता है इसके बारे में। अब ये 0 1 2 3 ये क्या है, तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है SPDF। तो 0 एक्चुअल में क्या है, 0 को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है सब सेल का, उपकोश का, वो है S, और एक्चुअल में ये शार्प वर्ड से आया है। फिर है P जो आया है प्रिंसिपल वर्ड से, फिर है D डिफ्यूज्ड, एंड देन F दैट इज फंडामेंटल। 0 1 2 3 एंड देन 4 के लिए आएगा G एंड सो ऑन। बट जो हमारे 118 एलिमेंट हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए हमें उपकोशों की जो अधिकतम संख्या है वो क्या है, 4। इससे अधिक उपकोशों की आवश्यकता नहीं है उसको जस्टिफाई करने के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे पहले कोश में, पहले शेल में कितने सब शेल होंगे, उपकोशों की संख्या कोई पूछे तो n होगी। n बराबर 1 है तो एक ही है, n बराबर 2 है तो 2 है, 0 और 1। n बराबर 3 है तो 0 1 और 2, n बराबर 4 है तो 0 1 2 3, और n बराबर 5 है तो 0 1 2 3 4 5। बट होता नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वो मान है जो अधिकतम संभव है। तो अधिकतम संभव जो अधिकतम आवश्यक जो मान है आज की डेट में 118 एलिमेंट के अरेंजमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को बताने के लिए वो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो n से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी कोश में, सेल में, मुख्य क्वांटम संख्या में L के अधिकतम मान क्या हो सकते हैं, तो वो SPDF यही हो सकते हैं। लेकिन साथ में शर्त ये है कि टोटल वैल्यू जो है इनकी वो इस n से बड़ी नहीं हो सकती। तो अगर आपका पहला ही कोश है तो एक ही जिसका मान होगा 0। अगर आप दूसरे कोश में हैं तो 2, 0 1 मतलब S और P। तो हम जब विन्यास लिखते हैं तब भी तो लिखते हैं 1S 2S और 2P। सेकंड सेल में 2S और 2P हो सकते हैं, थर्ड सेल में 3S 3P 3D, और फोर्थ में 4S 4P 4D एंड 4F। देन आप चाहे 5 6 7 8 कहीं भी जाएं, मैक्सिमम आपकी आवश्यकता, आज की आवश्यकता क्या है, F। तो F से अधिक नहीं हो सकता, 4 ही है। अब ये जो n है ये तो बता रहा है किसको, n जो नंबर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसमें कितने L हो सकते हैं, वो n के बराबर ही हो सकते हैं अधिकतम। अब पूछा जाए कि उसमें ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, तो अगला जो क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज थर्ड, जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है थर्ड, मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है बेसिकली ये L का जो भी मान है उसके ऋणात्मक मान से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, से लेकर उसके धनात्मक मान के बराबर या उससे छोटा होगा। तो जैसे और पूर्ण संख्या होगी तो अब आप देखें L का मान अगर 1 है तो M का मान +1, 0, -1, -1 से लेके 1 तक एक के अंतराल में जो भी, अगर D है तो +2, +1, 0, -1, -2। देन F है तो F का L वैल्यू 3 है, तो उस हिसाब से ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कक्षकों की संख्या, कक्षकों की ऑर्बिटल्स का नंबर। तो हमने P के लिए जो बचपन में देखा है तो P को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, D को 5 में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो S, P, D, F को हम 7 ऑर्बिटल्स के सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 ऑर्बिटल का जो सेट है, ये जो 7 ऑर्बिटल का हम सेट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑर्बिटल का जो सेट बनाते हैं ये क्या है, सब सेल, ये F सब सेल है और उसका ये एक हिस्सा, एक ब्लॉक क्या है उसका, ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल शेप में, उसके विन्यास में, अरेंजमेंट में, स्पाटियल स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंट होता है। तो अगर हम सभी SPDF के लिए अगर बताना चाहें उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से, तो जो XYZ जिस डायरेक्शन में उसका अरेंजमेंट है उसके हिसाब से मैग्नेटिक नंबर अगर 0 है तो S तो S ही होता है, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। तो L माइनस भी 0 और प्लस भी 0, तो केवल एक मान संभव है, तो S। P के लिए 3 मान संभव है, ±1। तो इसमें 3 ऑर्बिटल संभव हैं, एक Z डायरेक्शन में, एक PX और PY Y डायरेक्शन में। X को अगर आप प्लस लेते हैं तो Y आपका माइनस होगा। D के लिए M = 0, M = ±1 एंड M = D के लिए +-2। तो जो 0 है वो Z डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो ये होगा आपका dZ² +-1 dXZ and dyZ orbitals, and then +2 this is dxy and -2 dx² -y², dx² -y² जो ऑर्बिटल होता है उसके लिए लिखा जाता है +-2। नाउ अगर F के लिए आप देखें M = 0, M = +-1, M = +-2 and M = +-3। तो जो 0 है वो Z डायरेक्शन में ही है, F वो ऑर्बिटल होगा FZ³। देन जो +-1 है दैट इज FXZ² एंड FYZ²। देन है आपके पास +-2 दैट इज FXYZ एंड FZX² -y², that is this, and then +-3। तो इसके लिए जो है that is FX² -3y² and FY3x² -y²। ये Z² Z³ ये सब क्या बता रहे हैं, उसका स्पेस में XYZ कोऑर्डिनेट पे जो उसके अरेंजमेंट का जो रेशियो है, ऑर्बिटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से इनका। तो यहाँ F में 7 ऑर्बिटल हो सकते हैं। आप देखें 0 +-1 के 2 +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो इस प्रकार से 7 और 7 ऑर्बिटल का जो शेप है वो इस हिसाब से होगा। तो ये आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये जो क्वांटम संख्या ये सामने कब आई, जब सोमरफील्ड ने कहा कि जो सेल है वो सब सेल में डिवाइडेड है। उसने जो एलिप्टिकल सेल्स देखे और उसके हिसाब से उसने एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया। सिमिलरली इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड में देखा गया कि इसका और अधिक विभाजन हो जाता है। जो डी है मैग्नेटिक क्वांटम में मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने देखा तो इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आप देखें इसको, तो ये आपका मूल बिंदु हो गया। ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है m इक्वल्स टू, ये m इक्वल्स टू 0, ये +1, ये -1 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज -2। ये एंगुलर मोमेंटम का जब आप वहाँ प्लॉट देखते हैं तो जो कोन्स बनते हैं वो उनकी शेप के हिसाब से आपको पता लगता है कि वो जो 5d ऑर्बिटल हैं उसमें सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। ये दो कोन बिल्कुल सिमिलर बनते हैं, फिर ये दो कोन सिमिलर बनते हैं और ये तो ये बता रहा है आपके dz² को, ये बता रहा है dxz को, और ये बता रहा है dyz को, ये dxy को और ये dx² - y² को। तो ये अरेंजमेंट आता है। सिमिलरली f के लिए आता है और उसी के हिसाब से उनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है और वो डिस्ट्रीब्यूशन ही आपका क्या बनाता है, जो इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता है, फैले हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ कहाँ पाए जाने की संभावना है, उसी के हिसाब से उसका ये नॉमेनक्लेचर किया गया है। z³ है, देन xz² है या yz² है या xyz है, तो ये नॉमेनक्लेचर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किया गया। एंड द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एक ऑर्बिटल है, जैसे p में 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये p की बात करें तो p में 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। इनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और आपने देखा होगा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, या तो ऐसे लिखे जाते हैं या ऐसे डबल हेडेड एरो अपोजिट। तो ये एरोज क्या बता रहे हैं, ये एरोज बता रहे हैं उनके डायरेक्शन को, उनके स्पिन के डायरेक्शन को। तो स्पिन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो उसके लिए +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए -½ तो ऑर्बिटल की जो स्पिन हो सकती है वो +½ और -½ लेकिन अगर आप सब सेल की स्पिन काउंट करना चाहें तो जैसे मैं ये लूँ तो सब सेल की टोटल स्पिन क्या हो गई, प्लस के 3½ हैं तो 3/2 और माइनस का 1½ है तो टोटल स्पिन हो गई 1। 3/2 माइनस ऐड करेंगे -½ ½ +½ +½ -½ देन इक्वल्स टू 1, तो टोटल स्पिन हो गई 1। तो इससे आप उसका स्पिन मोमेंटम भी ज्ञात कर सकते हैं। जब स्पिनिंग करेगा तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा, तो स्पिन मोमेंटम जो है ms, स्पिन मोमेंटम जो है वो होगा s × s + 1 √h/2π। वहाँ से आप निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम एंगुलर, यहाँ से स्पिन मोमेंटम यहाँ निकाल सकते हैं। ये जो क्वांटम संख्या है ये पाउली के कारण सामने आई। पाउली को इसका श्रेय दिया जाता है, बट बेसिकली जब जीमान इफेक्ट के बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्पिनिंग को जो डिस्कवर किया था तो उसके लिए हैं गॉडस्मिट और यूहेलबेक, ये 2 साइंटिस्ट उस समय इस पे काम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन पे। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर, तो इस तरह से ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं। इन चारों क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन रेगुलेट होता है और ये चारों क्वांटम संख्याएं मिलके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट तय करती हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है, उनके पाए जाने की संभावना है वो किस प्रकार की होगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या में उसकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, मतलब एक कोश है उसमें उपकोश है, उपकोश में कई ऑर्बिटल हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, और उस ऑर्बिटल में बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। तो इसमें 3 ऑर्बिट हैं, तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप देखें s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में 3 ऑर्बिटल हैं, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं। आप देखिए 1 2 3,
तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, क्योंकि एक में 2 आ सकते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें कि किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप n स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल नंबर इंटू 2, तो n स्क्वायर इज द ऑर्बिटल नंबर एंड 2n स्क्वायर इज इलेक्ट्रॉन नंबर ऑर्बिटल। मैक्सिमम 32 ही हो सकते हैं। फिर आप n5 पे देखोगे तो ये उस फिगर नहीं आएगी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हमारा अभी तक जो सब सेल का नंबर है वो f तक ही है। तो 2, 6, 10, 14 टोटल 32 आप निकालें n = 3 के लिए। तो n = 3 के लिए एक s हो गया, एक p हो गया, एक d हो गया, तो 5 इसमें, 3 इसमें और 1, तो टोटल क्या आया 9। और n क्यूब करेंगे तो भी क्या आएगा 9। और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो एक में 2 आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, तो टोटल कितने आ गए? कितने आ गए टोटल? टोटल आ गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम बोल रहे थे 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर गिव यू 18। सो दिस इज your number of electrons that can be occupied in third सबसेल, हाईएस्ट नंबर ऑफ। जरूरी नहीं है ये पूरा भरा हो, मैक्सिमम कितने ऑक्यूपाई हो सकते हैं इतने हो सकते हैं। अगर 4 होगा तो F भी आ जाएगा, F के 14 और ऐड करोगे, 18 में 14 ऐड करोगे 32। आप डायरेक्ट करें तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो 16 तो इसमें ऑर्बिटल हो गए 4 सब सेल में। इस सब सेल में एक ऑर्बिटल, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7, तो टोटल जोड़ेंगे तो 16। और इलेक्ट्रॉन हो गए 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 32, 16 × 2 32। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा एक एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन 4 क्वांटम संख्याओं के हिसाब से व्यवस्थित होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम के बीच में, जो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उससे बॉन्ड्स बनते हैं और उससे नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो आगे की क्लासेस में उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।